यहाँ से हमारे लिए नया टॉपिक है, ये हमने नहीं पढ़ा था। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको हम किस तरह से अलग करेंगे। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमाइज्ड होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी था, कुछ सेकंड में भी था, सब्लिमेशन। फिर भी आपको बता देती हूँ, द सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड फेज। वो सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, आ जाते हैं बिना लिक्विड फेज में आए, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमाइज सब्सटेंस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या है, बस कुछ नहीं किया, ये एक मिक्सचर लेते हैं उसका हम, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का। ये क्या है, सब्लिमेबली वोलेटाइल होता है जो अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में आ जाएगा, गैसेस में आ जाएगा। ये एक हमने फनल लिया हुआ है यहाँ पर। अब इस फनल के अंदर क्या है, मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। नीचे एक चाइना डिश रखी, मतलब एक कटोरी सी रखी इस तरह से, ऊपर यहाँ इसके अंदर मिक्सचर डाला, इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। फिर ऊपर इसको कॉटन बॉल से कवर कर देंगे। अब देखो इसको, मतलब जब हीट मिलेगी तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर तो मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में है, फिर क्या होंगे, इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, जो वेपर्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो सॉलिड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक बार रीड कर लेते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। पता है, हीट करने के बाद डायरेक्टली सॉलिड से ये गैस में चेंज होता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड, हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मतलब जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स की फॉर्म में, लेकिन जो हमारा सोल्ट है वो थोड़ा ना सब्लिमाइज होता है, वो क्या आ जाएगा, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अगर मान लो मेल्ट भी होना होगा इसको हीट की वजह से, तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठंडा होने के बाद लिक्विड दोबारा सॉलिड हो जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इज दैट द डाई इन अ सिंगल कलर। डाई इन अ ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। पहले हमने देखा था कि इंक के अंदर से डाई को अलग करना, जो कलर होता है उसको अलग करना। अब जो कलर है, कोई एक कलर तो नहीं होता ना, बहुत सारे कलर्स की क्या होती है, वो मिक्सचर होती है। अब हम क्या देखते हैं, उन सभी कलर्स को अलग अलग कैसे करेंगे। इनको अलग करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए प्रिंसिपल देखो, मतलब पहले ये देखो मेथड क्या है। एक थिन स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, उसके ऊपर फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप, पेंसिल से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। ओके, अब इसके ऊपर क्या करो, एक स्पॉट लगा देते हैं, मतलब जो डाई है इसका स्पॉट एक लाइन के ऊपर डाल देते हैं। अब इसको क्या करो, इस स्ट्रिप को एक जार में रखो। उस जार के अंदर क्या होता है, वाटर के साथ में कुछ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। वैसे तो मेनली वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन जो वाटर के साथ में कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि कलर वहाँ पर टिक ना जाए। नॉर्मल वाटर से भी ये आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इसके अंदर कुछ सिंपल से जो केमिकल्स होते हैं वो डाले जाते हैं, या फिर सिंपली आप डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ कर सकते हो, जो वाटर क्या है, बिल्कुल प्योर है। जो अब इसके बाद ही इंक की ड्रॉप हमने लगाई थी, इसको पानी के जार के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। पानी को पूरा नहीं भरना, मान लो यहाँ तक हम इसको फिल कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो इंक है ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो सारी एक साथ नहीं जाएगी, मतलब कई स्पॉट्स यहाँ आएंगे, कहीं यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे। इससे हमें पता चलता है जो इंक के अंदर
डाई होती है वो सिंगल कलर की नहीं है, वो क्या है, अलग अलग कलर की है। समझ रही हो ना? अगर मान लो उसके अंदर एक सिंगल कलर होता तो हमने जिस तरह से स्पोर्ट लिया वो एक ही बार ऊपर जाता। बहुत सारे स्पोर्ट्स तो नहीं बनते ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स बन रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि उस इंक के अंदर जो डाई है वो अलग अलग कलर की है। वो इंक जो हम यूज़ करते हैं उस वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड डाई इज सोल्यूबल इन इट। जब वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर पर, हाँ जिनको पेज नंबर में डाउट है, पेज नंबर 21 सॉरी मैं भूल गई बताना। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, तो ये मतलब क्या है, डाई के पार्टिकल्स को साथ ले जाता है, क्योंकि 2 और मोर कलर का मिक्सचर है तो अलग अलग राइज होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब आप लोग वीडियो सुनोगे नहीं प्रॉपर, फिर यही वाली डेफिनेशन मैं आपको वर्कशीट में दूंगी, तो कहाँ से करें हम क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जब एक मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर। इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब मेनली ये उनके लिए यूज़ की जाती है जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हो और बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर से क्या करना, कंपोनेंट्स को अलग करना। इसके एप्लीकेशंस क्या है? कलर्स इन अ डाई, एक मतलब अलग अलग कलर्स का मिक्सचर होता है डाइज में, उनको अलग करना। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स हैं उनसे पिगमेंट को अलग करना। पिगमेंट क्या होता है? जैसे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनका कलर पिगमेंट की वजह से ही होता है। जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उनका कलर ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से। ये सब क्या है? पिगमेंट्स हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से अगर किसी पर्सन ने ड्रग्स लिए हैं तो आपको पता है ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है। ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब देखिए फिर से बता रही हूँ, क्रोमेटोग्राफी क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ओके, अब इसका प्रिंसिपल आ जाए तो प्रिंसिपल वैसे अलग से तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल आप ये लिख सकते हो, दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कलर्स राइज टू अ डिफरेंट एक्सटेंट। जो डिफरेंट कलर्स है अलग अलग हाइट तक, अलग अलग एक्सटेंट तक राइज होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कलर्स राइज टू अ डिफरेंट हाइट, वो एक डिफरेंट हाइट तक राइज होंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं? एक डाई से कलर्स को अलग करने के लिए, नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए। अभी तक हमने पढ़ा था मिसिबल लिक्विड्स और क्रोमेटोग्राफी अब पढ़ गया मतलब इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग करते हैं, ये था ना। अब हमारे पास है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं होते कर लेंगे बहुत आसानी से, हमने एक नीचे बैठ गया एक ऊपर बैठ गया कर लिया। लेकिन अगर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे। हमने एक मेथड इसके लिए यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। मान लो अल्कोहल और वाटर मिक्स हैं, हम मान लेते हैं अल्कोहल के अंदर क्या है, वाटर मिक्स्ड है, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उनको अलग कैसे करेंगे। आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जहाँ पर एक लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है, जहाँ पर एक लिक्विड किस फॉर्म में आता है, वेपर्स की फॉर्म में आता है। अब देखो वाटर और अल्कोहल मिक्स्ड हो चुके हैं, ये सॉल्यूशन है। अल्कोहल आपको ये भी पता है कि वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी अपनी स्टेट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लेता है। जब ये बॉयल होगा ना, हम एक एपरेटस लगा के बॉयल करते हैं,
मतलब है तो इकट्ठा दोनों। इसके अंदर से अल्कोहल बॉयल हो जाएगा और इसके वेपर्स बन जाएंगे। इन वेपर्स को दोबारा किसी दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस मेथड को बोला जाता है डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिलेशन। हाँ, बुक्स हैं, बताऊँगी, पहले सिंपल लैंग्वेज में ऐसे देख लो। अल्कोहल और वाटर ये मिक्स्ड हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, ये हाईली वॉलेटाइल है। तो क्या हो जाता है, इसको हम डायरेक्टली मतलब इवेपोरेट कर सकते हैं, वेपराइज कर सकते हैं। अल्कोहल वेपराइज हो जाएगा, दोबारा ठंडा होने के बाद क्या है, हम इसको लिक्विड फॉर्म में ये अपने आप ही आ जाएगा और एक साइड हमारे पास वाटर बच जाएगा, दूसरी साइड अल्कोहल। ये क्या हो गई? अलग हो गई। इस मेथड को बोला जाता है डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। यही जो एक्टिविटी बताई मैंने आपको, यही लिखी हुई है। मिक्सचर लो, इसको हीट करो। इसमें एसीटोन का एग्जांपल दिया हुआ है अल्कोहल की जगह। एसीटोन पता है क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर के अंदर जो केमिकल होता है ना, वो एसीटोन है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने पहले भी आपको बताया ये बात। देखो, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। जो बिना डिकम्पोज हुए बॉयल हो जाते हैं एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब सफिशिएंट काफ़ी हद तक होता है। देखो, डिकम्पोज का मतलब है वो टूटते नहीं हैं। अब मान लो किसी ऐसी चीज़ को आप बॉईल कर रहे हो कि उसका फोम ही ख़त्म हो जाए, तो इसको तो अलग नहीं कर सकते ना। मान लो जैसे नमक का फॉर्मूला नमक सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वैसे इसके केस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मान लो ऐसा हो कि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे ना, और तो नमक बचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब ऐसे मेथड को अलग, ऐसे मटेरियल्स को अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं जो क्या है, डिकम्पोज ना होते हों। और क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होना चाहिए? कंसीडरेबल होना चाहिए। मतलब काफ़ी डिफरेंस इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको दिखना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो भी हम कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा अप्रेटस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये रीडिंग जो साइंटिस्ट ने फिक्स की है वो है 25 केल्विन। ये 25 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं। मतलब वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन डिफरेंस तो उतना ही हो जाएगा ना। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस और 75 डिग्री सेल्सियस में 25 का डिफरेंस है। 100 केल्विन और 75 केल्विन 25 का डिफरेंस है। मतलब यूनिट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों में से माइनस करेंगे तो सेम आएगा, 25 ही रह जाएगा ना। अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। मान लो वाटर का तो 100 है, एसीटोन अल्कोहल वगैरह कम होता है, इनका मान लो 75 है। 25 का डिफरेंस है, 75 से कम रहेगी इनकी वैल्यू। मान लो 70 है, 65 है, तो डिफरेंस इतना आएगा तो कर सकते हैं। मान लो एक का टेम्परेचर है 100, दूसरे का है 90, डिफरेंस बहुत कम है, तो इसको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम एक और अपरेटस लगाएंगे इसके साथ। ओके, क्योंकि अगर हमने डिस्टिलेशन से किया तो क्या पता थोड़ा सा वाटर भी साथ में बॉईल हो जाए। मतलब थर्मामीटर हो सकता है हमारा एग्जैक्टली काम ना कर पाए। इतने टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच जो डिफरेंस है 25 केल्विन से कम है, हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सेपरेशन है डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, वो इसकी हेल्प से होता है। ये जो अपरेटस है सिमिलर डिस्टिलेशन की तरह होता है, इसके अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ होता है। बाकी सारा वैसे का वैसे है, इसके अंदर यूज़ हो रहा है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है? ग्लास बीड्स, ग्लास के छोटे छोटे जो मोती हैं वो लगे होते हैं। मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए होता है, ताकि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ साथ अल्कोहल या ऐसे उनके साथ वाटर भी हमारा बॉयल हो जाए। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब
पैक्ड विद द ग्लास ट्यूब्स। वही है, ये बीड्स क्या करती हैं, सरफेस प्रोवाइड करती हैं वेपर्स को कूल करने में। मतलब यहाँ पर जो वेपर्स जाएंगी वो कूल हो जाएंगे एंड कंडेंस रैपिडली, और एकदम से कंडेंस होकर इसमें आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? एक तो वो डायरेक्टली वेपर्स इसमें आए, तो कई बार वाटर के वेपर्स भी साथ आ जाते हैं। इसके केस में अगर थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स यहाँ पर पहुँचेंगे भी तो वो मतलब वापस आ जाते हैं, और खाली जो अल्कोहल या एसीटोन जो भी है उसके वेपर्स आगे जा पाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ग्लास बीड्स है। और एक और डिफरेंस मतलब मेथड में डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं जहाँ पर जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो कंसीडरेबल हो, मतलब 25 केल्विन से ज़्यादा हो। फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं जहाँ पर जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से अगर कम होता है तो। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम जो दिख रहा है आपके लिए इतना काम का नहीं है, हालांकि मैं समझा दूंगी, लेकिन आप सिंपली फ्लो चार्ट देखो। एयर होती है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इनको कैसे अलग करोगे, पहले तो इसको कंप्रेस और कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को इंक्रीज़ करके और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके हम इसको कूल कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आ गई, फिर धीरे धीरे हम इसको स्लोली क्या करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस मेथड के अंदर लेके आएंगे। लिक्विड आ गया ना, अब इस तरह से है। अब जिनका मतलब बहुत सारे हमें इसके अंदर ट्यूब्स लगाने पड़ेंगी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो अलग इस तरह से होती जाएंगी। अगर हमें मान लो एयर से ऑक्सीजन गैस चाहिए तो बाकी सारी गैसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा। जो बच गई वो क्या है, ऑक्सीजन है। इस एयर को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करके फिर कूल करेंगे। ये जो लिक्विड एयर है इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ओके, अब देखिए जैसे एयर है, प्रेशर के अंदर जाएगी, फिर हॉट एयर में मतलब फिर यहाँ पे आ जाएगी, वाटर ऐड करेंगे। जो कोल्ड एयर है वो नीचे होती है, हॉट एयर क्या होती है, ऊपर होती है। अब क्योंकि ये कंप्रेस्ड है, कंप्रेस में तो मतलब तभी हुई है ना, फिर इस वजह से ये क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। यही यहाँ पर तो एक कॉलम है, उसके अंदर हमें क्या करने पड़ते हैं, रिपीटेडली बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। ये जो पाइप्स वगैरह होती हैं वो अलग अलग तरह से बहुत सारी हमें लगानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कॉपर सल्फेट हमें ऑब्टेन करना है प्योर इम्प्योर सैंपल से। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ये फॉर्मूला है इसका। और कलर क्या होता है इसका, ब्लू। अगर इम्प्योर सैंपल है तो हम इससे कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है प्योर मतलब ओनली इवेपोरेशन से बेटर होता है। जैसे अगर कॉपर सल्फेट छोड़ो, एक बार नॉर्मल सोल्ट का बताती हूँ आपको। सोल्ट के अंदर अगर मान लो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो समुंदर से सोल्ट मिलता है उसके अंदर तो इम्प्योरिटीज़ हैं भी। सैंड सोल्ट के साथ मान लो सैंड मिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है ना इसको पानी के अंदर घोल लेते हैं। ये बन गया वाटर। वाटर के अंदर सोल्ट भी है, सोल्ट प्योर तो नहीं है, इम्प्योर है। इम्प्योर है मतलब वाटर के साथ सोल्ट के साथ सैंड वगैरह मिक्स है। अब क्या करेंगे इसको, ये इसके अंदर घुल गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर कर लेंगे तो जो मतलब सैंड थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। फ़िल्टर करके हमने इसको यहाँ पर लगाया फ़िल्टर पेपर, इसके अंदर डाल दिया। जो सैंड थी वो रह गई ऊपर, अंदर बच गया वाटर प्लस सोल्ट। ये सोल्ट और वाटर का मिक्सचर बच गया, लेकिन सैंड बाहर रह गई। अब वाटर और सोल्ट है, इसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सोल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास बच जाएंगे। ओके,
अब ऐसे ही कॉपर सल्फेट के साथ करना है, इसको पानी के अंदर घोलो, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, बाकी नीचे आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास मतलब जो प्योर सैंपल है वो मिल जाएगा। यही सब दिया हुआ है। ये पूछ सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन आ सकता है, जो एक प्योर सॉलिड को अलग करती है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। जो कुछ सॉलिड्स होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं अगर हम खाली इसको हीट करते हैं इस तरह से, लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता। कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर फिल्टर करने के बाद भी, इवेपोरेशन के बाद ये सॉल्ट को कंटेमिनेट करती हैं। इसलिए जो मतलब क्रिस्टलाइजेशन है, अगर वो क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो ये सिंपल इवेपोरेशन से बेटर है। देखो एप्लीकेशंस क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, वही जो बताया, इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम क्या होता है, पिक्टरी। इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी यही है कि एक ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कि पानी कैसे प्योरीफाई होता है। जैसे ये पानी इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पर रिजर्वेयर है। हमारी सिटीज़ में जो वाटर मिलता है हमें इस तरह से मिलता है ना। अब ये क्या है, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, मतलब सेडिमेंटेशन है ये। जैसे होता है ना, बड़े बड़े पत्थर या सैंड वगैरह है या छोटे भी होंगे, वो नीचे बैठ जाएगी। फिर सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब ये तो नीचे बैठ गई, फिर उस पानी को निकाल कर दूसरे वाले में डाल लेंगे। जो पत्थर थे यहीं रह गए, इनको दूसरे में डाल दिया। ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे देखो ये पानी है। सेडिमेंटेशन टैंक, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह है वो छोटे छोटे नीचे बैठ गए, ऊपर पानी है। पानी के अंदर भी अभी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ तो हैं। अब हमने क्या करा, इसको दूसरे वेसल में डाला, नीचे वाला तो यही रह गया, वाटर इसके अंदर आ गया, लेकिन अभी भी छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर हैं। अब फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर, मतलब ये क्या है, इस सब का मिक्सचर है। जब इसको फ़िल्टर करेंगे, वैसे तो हमने फिल्टर पेपर से फ़िल्टर किया, लेकिन ये टैंक है, टैंक के अंदर आरओ की तरह, मतलब एक जाली की तरह स्ट्रक्चर वो लगा होता है। तो फिर जब दोबारा आएगा तो छोटी छोटी ये वाली इम्प्योरिटीज़ हैं, ये भी क्या है, साफ़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो पानी बच गया, अब कुछ जर्म्स वगैरह इसके अंदर हों तो क्या करी जाती है, क्लोरीनेशन, क्लोरीन इसके अंदर ऐड करा जाता है, किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास